हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे 7वीं कक्षा हिंदी का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है तीन बुद्धिमान। ये कहानी तीन बुद्धिमान समझदार लोगों के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। निर्धन मतलब गरीब। एक बार एक गरीब व्यक्ति था, उसके 3 बेटे थे। वह प्रायः अपने बेटों से कहता, प्रायः मतलब अक्सर, वो अपने बेटों से कहा करता था, मेरे बेटों, तुम्हारे पास ना तो रुपया पैसा है और ना ही सोना चांदी। क्योंकि वो गरीब थे, उनके पास ना रुपया पैसा था ना ही सोना चांदी। लेकिन वो कहता था क्योंकि तुम्हारे पास ये सब नहीं है, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। संचित मतलब इकट्ठा करना। तो तुम्हें अगर ये नहीं है, क्योंकि हम गरीब हैं, तो तुम किसी दूसरी तरह का धन इकट्ठा करो। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। पूर्णतः मतलब पूरे तरीके से। हर चीज़ को, हर स्थिति को पूरे तरीके से समझने और जानने की कोशिश करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से ना बच पाए। कोई भी चीज़ या फिर कोई भी स्थिति ऐसी ना हो जो तुम्हारी नज़रों से बच पाए। रुपये पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। क्योंकि रुपये पैसे नहीं हैं, तो उसकी जगह पर तुम दूसरा धन इकट्ठा करो। उसकी जगह पर तुम पैनी नज़रें और सोने चांदी की जगह पर तीव्र बुद्धि, तेज बुद्धि तुम्हारे पास होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी न रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। यहाँ पर 19 रहने का मतलब होता है कम रहना या किसी से पीछे रहना, कम योग्य होना। तो अगर तुम ऐसा धन इकट्ठा करोगे, पैनी नज़र और तीव्र बुद्धि, अगर ये तुम्हारे पास होंगे, तो तुम्हें कभी भी किसी तरह की ना तो कमी होगी और दूसरे की तुलना में तुम कम भी नहीं रहोगे। भले ही किसी के पास रुपये पैसे हैं, सोना चांदी है, और अगर तुम्हारे पास तीव्र बुद्धि है और पैनी दृष्टि है, तो तुम उसके बराबर ही हो जाओगे। समय बीता और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ समय के पश्चात पिता की मृत्यु हो जाती है, वो चल बसते हैं। बेटे मिलकर बैठे, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ तो कुछ करने को नहीं, आओ घूम फिरकर जगत देखें। तो तीनों बेटे मिलकर बैठते हैं, जो भी स्थिति थी उनकी उस पर विचार करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर ऐसे तो हमारे पास कोई काम नहीं है करने के लिए, तो चलो हम कहीं घूम कर आते हैं, पूरी दुनिया को देखते हैं। आवश्यकता होने पर हम चरवाहों या खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे। क्योंकि घूमने में भी पैसों की ज़रूरत तो होगी, खाने पीने के लिए, रहने के लिए। तो अगर ज़रूरत पड़ती है हमें, तो हम चरवाहे जो जानवरों को चराते हैं उनका काम कर लेंगे, या फिर लोगों के खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे। हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। हम कोई भी काम कर लेंगे, कहीं पर भी हम रहे अगर दुनिया में, भूखे तो हम नहीं मरेंगे। अंततः आखिरकार वे तैयार होकर यात्रा पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियाँ लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। बहुत सुनसान वीरान, जहाँ पर कोई न रहता हो, ऐसी घाटियाँ थी, उनको लांघकर उनसे आगे बढ़कर वो गए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, उनको उन्होंने पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था अब तक समाप्त हो गया था। जो खाने पीने का सामान वो घर से लेकर चले थे यात्रा पर, वो अब लगभग ख़त्म हो चुका था। वे थक कर चूर हो गए थे, बहुत ज़्यादा वो थक भी गए थे 40 दिनों तक लगातार चलते चलते, और उनके पैरों में छाले भी पड़ गए थे। किंतु सड़क थी कि समाप्त होने को नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे आप जानते ही हैं, आप कितना भी चलें, दुनिया तो गोल है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। वो चलते गए, घाटियाँ आई, उनको भी, उनसे भी आगे बढ़े, पहाड़ आए, उनके से भी चढ़कर आगे बढ़े। 40 दिनों तक वो चलते रहे, पैरों में छाले भी पड़ गए, बहुत ज़्यादा वो थक गए। लेकिन सड़क अभी भी ख़त्म नहीं हो रही थी, अभी भी चलने के लिए आगे उनको दिखाई दे रही थी सड़क। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। थोड़ा आराम किया, फिर आगे चलने लगे।
अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे। फिर अंत में एक पेड़ उनको दिखा और पेड़ के सामने कुछ मकान थे। अब वो कहाँ पहुंच गए थे? किसी बड़े नगर में पहुंच गए थे। तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। पग मतलब होता है पैर, शीघ्रता से मतलब जल्दी से। तो तीनों भाई ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि चलो एक बड़ा नगर आ गया, और जल्दी जल्दी पैर आगे बढ़ाने लगे, जल्दी जल्दी चलने लगे। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए, निकट मतलब पास, जब नगर के बिल्कुल पास थे तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गया है। अब क्योंकि उनके पिता ने उनको सिखाया था कि पैनी दृष्टि होनी चाहिए, तीव्र बुद्धि होनी चाहिए, तो जैसे ही वो बहुत पास में गए उस नगर के, तो पहला भाई कहता है कि अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ से कोई ऊंट गया है। वे थोड़ा और आगे गए तो मझला भाई, बीच का जो भाई था, रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, संभवतः शायद वह ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता हो। वे कुछ और आगे निकल गए। आगे गए तो सबसे छोटे ने कहा, ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। अब देखते हैं ऐसा क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा, और वे तीनों फिर से आगे बढ़ चले। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर उत्तर दिया, हाँ। तुम्हारा ऊंट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा। हाँ। बहुत बड़ा सा? फिर से वो घुड़सवार कहता है, हाँ। वह एक आंख से देख नहीं पाता है ना? मझले भाई ने पूछा। तो घुड़सवार कहता है, हाँ। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने सवाल किया। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा और बोला, शंका करना मतलब शक करना। उसको शक हुआ कि इनको ये सब बातें कैसे पता है कि एक बड़ा सा ऊंट था, एक आंख से दिखता नहीं था, उस पर महिला और बच्चा था। तो वो कहता है, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊंट, तुरंत बताओ तुमने उसका क्या किया? हमने तुम्हारे ऊंट का मुंह तक नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तीनों भाई कहते हैं, हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा भी नहीं, तो तुम्हें उसके बारे में ये सब बातें कैसे पता चली? तो इतनी सभी बातें, वो भी बिल्कुल सही, तुम्हें कैसे पता चली अगर तुमने ऊंट को देखा भी नहीं? क्योंकि हम अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं, भाइयों ने उत्तर दिया। तो उन्होंने कहा, हमने तो देखा भी नहीं, हम जो है हमारी तीव्र बुद्धि है और बहुत अच्छी दृष्टि है, हम अपनी आंखों से और बुद्धि से काम लेना जानते हैं। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, जल्दी से उस दिशा में जाओ घोड़े पर दौड़कर, वहां तुम्हें तुम्हारा ऊंट मिल जाएगा। नहीं, ऊंट के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा, मेरा ऊंट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे लौटाना पड़ेगा। तो उसको लगता है ये तो बिल्कुल झूठ बात है, बिना ऊंट को देखे भी ये इतनी सारी बातें कैसे उसके बारे में बता सकते हैं? तो वो कहता है, शायद उनके स्वामी को ये लगता है कि ये लोग मुझे वहाँ पर भेजने के लिए कह रहे हैं, मेरा ऊंट ज़रूर उनके पास है। तो वो कहता है, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पर, तुम्हारे पास ही है मेरा ऊंट, तुम्हें ही उसे लौटाना पड़ेगा, मुझे वापस देना पड़ेगा। हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं, भाइयों ने चिंतित होकर कहा। तीनों भाई परेशान हो जाते हैं कि अब हम इसका ऊंट कहाँ से देंगे? फिर से वो वही बात कहते हैं कि हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा भी नहीं। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को आगे आगे चलने का आदेश दिया। इस प्रकार वह उन्हें सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले गया। इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर वह स्वयं राजा के पास गया। वो जो स्वामी था ऊंट का, उसने उनकी एक भी बात नहीं सुनी, तलवार निकाली और कहा कि चलो आगे आगे चलो मेरे घोड़े के। सीधा राजभवन में गया, जो वहाँ पर सुरक्षा कर्मी थे उनको सौंप कर उन तीनों को राजा के पास वो खुद जाता है। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था। रेवड़ कहते हैं भेड़ बकरियों के झुंड को। तो मैं जो मेरे पालतू जानवर थे उनको, उनके झुंड को लेकर पहाड़ों पर जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी।
पत्नी और बेटा एक बड़े से ऊंट पर थे, वो पीछे आ रहे थे। किसी कारण उनका ऊंट पीछे रह गया और वे रास्ता भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने लगा तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल चले जा रहे थे। पूरी बात वो राजा को बताता है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरा ऊंट चुराया है और मेरी पत्नी तथा बेटे को मार डाला है। उन तीनों ने ही ऊंट को चुराया है, मेरी पत्नी और बेटे को मार दिया है। तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब वह व्यक्ति अपनी बात कह चुका है तो राजा ने पूछा, जब उस व्यक्ति ने अपनी पूरी बात कह दी तो राजा पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने तुम्हारा ऊंट चुराया और तुम्हारी पत्नी और बेटे को मार दिया? इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा था, फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊंट बहुत बड़ा था और एक आंख से नहीं देख पाता था और उस पर महिला बच्चे के साथ सवार थी। तो वो बताता है इस कारण से मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो 3 व्यक्ति जब आ रहे थे मैंने कुछ उनको नहीं बताया, मैं तो अपने ऊंट को और अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढ रहा था। उन्होंने खुद से ही मुझे उस ऊंट के बारे में सब बातें बताई कि वो बहुत बड़ा था, एक आंख से देख नहीं पाता था, महिला और बच्चा उस पर सवार था। राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊंट के विषय में उन्होंने सभी कुछ इतनी अच्छी तरह से बताया, तो अवश्य उन्होंने उसे चुराया होगा। जाओ उन चोरों को यहाँ ले आओ, यहाँ लाओ। तो राजा कहते हैं हाँ, अगर इतना कुछ पता है तो ज़रूर उनके पास ही होगा ऊंट, जाओ उनको यहाँ पर लेकर आओ। ऊंट का स्वामी बाहर आया और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आया। चोरों तुरंत बताओ, राजा उन्हें धमकाते हुए बोले, तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊंट कहाँ छिपाया है? हम चोर नहीं हैं, हमने इसका ऊंट कभी नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। वो फिर से वही कहते हैं कि हमने तो ऊंट को देखा भी नहीं। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के बिना कुछ बताए, बिना तुम्हारे ऊंट के विषय में सब कुछ, इस व्यक्ति के कुछ बताए बिना तुमने ऊंट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। अब तुम यह कहने का कैसे साहस करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया? ये सच में बहुत अजीब बात है। अगर ऊंट को तुमने देखा भी नहीं और उस व्यक्ति ने भी तुम्हें कुछ नहीं बताया तो इतनी सारी बातें तुम्हें कैसे पता है? तुम्हारा साहस, हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुमने उस ऊंट को नहीं चुराया है? महाराज, इसमें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है, भाइयों ने उत्तर दिया। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। वो कहते हैं कि हम पहले से ही ऐसे हैं। उनके पिताजी ने सिखाया था उनको, जो भी चीज़ आसपास है, छोटी छोटी चीज़ों को भी वो अपनी नज़रों से चूकने नहीं देते, मतलब उन पर भी वो ध्यान देते हैं। हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने, आसपास की जो चीज़ें हैं उनको हम बिल्कुल पैनी नज़रों से देखते हैं और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। इसलिए ऊंट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। राजा हंस दिया। किसी को भी देखे बिना ही उसके विषय में क्या इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? उसने पूछा। हाँ, संभव है, भाइयों ने उत्तर दिया। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया, लेकिन शीघ्र ही वह 2 सेवकों के साथ लौटा जो एक बहुत बड़ी सी पेटी लाए थे। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रख दिया कि वह राजा को दिखाई दे सके और स्वयं एक और हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई थी और किस ढंग से रखी गई थी। तो राजा अभी जांच करते हैं कि सच में क्या इतनी पैनी दृष्टि और इतनी तेज बुद्धि है तुम्हारी। वो अपने मंत्री को बुलाते हैं, उसके कान में धीरे से कुछ कहते हैं। मंत्री बाहर जाता है, 2 सेवक पेटी के साथ आते हैं। तो वो अब जो तीनों भाई हैं बहुत अच्छे से देख रहे हैं, क्योंकि एक भी चीज़ उनकी नज़रों से चूकती नहीं है। उन्होंने देखा पेटी कहाँ से आई है, कैसे लाए वो उसको पकड़कर, भारी या हल्की किस तरह से पकड़ा है और किस ढंग से उसको रखा गया है। हाँ तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है? राजा ने कहा। महाराज, हम तो पहले ही विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, उसमें अनार है। मंझला भाई बोला। हाँ,
और वह भी अभी कच्चा है, सबसे छोटे भाई ने कहा। तो सबसे बड़ा भाई कहता है वैसे तो हम आपको बता चुके हैं हम चोर नहीं हैं, पर फिर भी अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो हम बता दें कि उस पेटी में कोई गोल चीज़ है। ये बड़े भाई ने ऑब्जर्व किया। मंझले भाई ने कहा उसमें अनार है वो गोल चीज़, और छोटा भाई कहता है वो अनार भी कैसा है, कच्चा है। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसमें झांका। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। राजा बहुत हैरान हो गया कि सच में उसमें कच्चा अनार ही था। आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकालकर वहां उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊंट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये चोर नहीं हैं। तो जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे, राजा ने हैरानी से वो अनार सबको दिखाया और कहा, ऊंट के मालिक से कहा कि ये तो अब स्पष्ट है कि सच में इन्होंने चोरी नहीं की है। वास्तव में ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर ऊंट को खोजो। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। आश्चर्य यानी कि हैरानी। सभी लोग बहुत हैरान थे जो वहां पर उपस्थित थे, किंतु सबसे बढ़कर तो स्वयं राजा चकित था। उसने सभी तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगा इन भाइयों की आवभगत करने। आवभगत करना मतलब किसी मेहमान या अतिथि का सत्कार करना। उस तरह से अच्छे अच्छे भोजन उसने मंगवाए, मेहमान नवाजी की पूरी। तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो, जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार के साथ बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊँट खो गया है, और तुमने यह कैसे जाना कि ऊँट कैसा था? तो राजा कहता है ठीक है, तुम निर्दोष हो, दोषी नहीं हो, तुम जा सकते हो, लेकिन पहले जाने से पहले विस्तार में पूरा डिटेल में मुझे ये बताओ, ऊँट खो गया है उस व्यक्ति का और ऊँट कैसा था, ये सब तुम्हें कैसे पता लगा? सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के चिन्हों से मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा सा ऊँट वहां से गया है। सड़क कच्ची थी, धूल थी, तो बड़े भाई ने दृष्टि से क्या देखा, बड़े बड़े पैरों के निशान थे ऊँट के। तो उसने कहा मैंने तो पैरों के चिन्हों से पता लगाया कि ऊँट वहां से गया है। जब मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को चारों ओर नजर दौड़ाते देखा तो उसी समय मेरी समझ में यह बात आ गई कि वह क्या खोज रहा है। फिर जब पीछे से घुड़सवार आया तो वो इधर उधर चारों ओर नजर दौड़ा रहा था। जैसे आपकी कोई चीज़ खो जाती है तो आप ढूंढते हुए इधर उधर देखते हैं, तो वैसे ही उसकी दृष्टि थी। तो उसकी नज़रों से मुझे समझ आ गया कि ये क्या खोज रहा है, ज़रूर ऊँट ये देख रहा है। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। अच्छा, अब यह बताओ कि तुम में से किसने घुड़सवार को यह बताया था कि उसका ऊँट एक ही आंख से देख पाता है? उसका तो सड़क पर चिन्ह नहीं रहा होगा। अब राजा कहता है अच्छा ठीक है, बड़े भाई ने तो बता दिया, उसे कैसे पता लगा कि ऊँट खो गया या फिर ऊँट बड़ा था? पैरों के निशान से और जो उसका स्वामी था उसकी दृष्टि से। लेकिन ये कैसे पता लगा कि वो एक ही आंख से देख सकता है? वो तो पैरों के चिन्हों से आप नहीं बता सकते। मैंने इसका बात का अनुमान ऐसे लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊँट ने चरी थी, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी। मंझले भाई ने उत्तर दिया। ये बात मंझले भाई ने कही थी कि वो एक आंख से देखता है। तो वो कहता है कि मैंने ऐसे अंदाज़ा लगाया कि दाईं तरफ की घास तो सारी उसने चर रखी थी, क्योंकि दाईं आंख से उसको दिखाई दे रहा था कि इधर घास है। बाईं ओर की घास वैसी ही थी, क्योंकि बाईं आंख से उसको दिखता ही नहीं था। तो इसलिए मैंने अंदाज़ा लगाया, अनुमान लगाया कि शायद ऊँट को एक ही आंख से दिखाई देता होगा। बहुत उत्तम, राजा ने कहा। तुम में से यह अनुमान किसने लगाया कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला सवार थी? मैंने, सबसे छोटे भाई ने उत्तर दिया। छोटा भाई कहता है यह अंदाज़ा मैंने लगाया था कि शायद उसके ऊपर एक महिला और एक बच्चा था। मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊँट के घुटने टेक कर बैठने के चिन्ह बने हुए थे। उनके पास ही रेत पर एक महिला के जूतों के चिन्ह दिखाई दिए। साथ ही छोटे छोटे पैरों के चिन्ह थे, जिनसे मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। तो वो कहता है फिर थोड़े समय के बाद मैंने देखा कि ऊँट के घुटनों के निशान है, मतलब ऊँट ज़रूर वहाँ पर बैठा होगा और उसके ऊपर जो लोग सवार थे वो नीचे उतरे होंगे। तो उसके घुटने टेकने के चिन्ह तो थे ही साथ एक महिला के जूतों के चिन्ह भी थे
और कुछ छोटे छोटे पैरों के चिन्ह थे, तो उससे पता लगा कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा है, राजा बोला। लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। चलो, पैरों के निशान से पता लग गया तुम्हें, दाई घास खाई थी, बाई नहीं खाई थी, इससे एक आंख का पता लग गया। फिर महिला के जूतों के निशान, बच्चों के जूतों के निशान से उसके ऊपर महिला और बच्चा था, ये पता लग गया। लेकिन पेटी में अनार है और वो भी कच्चा है, ये कैसे पता लगा? ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। सबसे बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर लाए थे, उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी भी भारी नहीं है। जैसे आप कोई चीज़ उठाते हैं, अगर किसी को उठाते हुए देखेंगे, भारी चीज़ को जैसे आप उठाते हैं और हल्की चीज़ को, उसे उठाने में फ़र्क नज़र आता है। तो वो कहता है जैसे उन सेवकों ने उस पेटी को उठाया था, उससे पता लगा कि बहुत ही हल्की चीज़ है, थोड़ी भी भारी वो नहीं है। जब वे पेटी को रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर से छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की आवाज़ सुनाई दी। जो वस्तु बिल्कुल फ्लैट होती है, समतल होती है, वो लुढ़कती नहीं है, सरकती है, सिर्फ गोल चीज़ लुढ़कती है। तो लुढ़कने की आवाज़ आई, इसीलिए मुझे पता लगा कि कोई छोटी सी वस्तु है और बिल्कुल गोल है। मंझला भाई बोला, मैंने ऐसे अनुमान लगाया क्योंकि पेटी उद्यान की ओर से लाई गई है और उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, तो अवश्य अनार ही होगा। तो वो कहता है मैंने इसलिए अंदाज़ा लगाया, उद्यान से वो लाया गया था, मतलब कोई फल है और गोल है छोटा सा, तो अनार होगा, कारण कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। जब वो आए थे अंदर राजमहल में, क्योंकि वो हर चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ भी उनकी जो पैनी दृष्टि है उससे नहीं बच पाती, तो क्योंकि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ हैं, तो उद्यान से लाया गया है, कोई फल है, गोल भी है और वहाँ पर अनार के बहुत से पेड़ भी है, तो ज़रूर उसमें अनार है, इसीलिए मैंने पता लगाया। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। और उसने सबसे छोटे भाई से पूछा, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला अनार कच्चा है? इस समय तक उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप स्वयं ही देख सकते हैं, उसने उत्तर दिया और खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। वहाँ पर एक खिड़की खुली हुई थी, उस समय तक अनार के पकने का मौसम वो नहीं होगा शायद, तो वो कहता है कि आपके उद्यान में तो सारे ही अनार कच्चे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप खुद देख लीजिए। राजा ने बाहर देखा तो पाया कि उद्यान में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गया। असाधारण मतलब बहुत खास, जो साधारण ना हो, जो जनरली आम तौर पर देखने को ना मिलती हो, इतनी पैनी दृष्टि इनकी है और इतनी तेज बुद्धि जब राजा ने देखी तो राजा हैरान हो गया। धन संपत्ति या सांसारिक वस्तु की दृष्टि से तो तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है। तो धन संपत्ति तुम्हारे पास नहीं है, संसार में जो वस्तुएं लोगों के पास होती है, उस दृष्टि से देखा जाए अगर, तो तुम कोई उनको धनवान नहीं कहेगा, क्योंकि कुछ भी उनके पास नहीं है, पैसा नहीं है या फिर सोना चांदी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का भंडार है। बुद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो तुम बहुत धनवान हो। उसने प्रशंसा करते हुए कहा और उन्हें अपने दरबार में रख लिया। राजा ने उनकी तारीफ की और उनको भी अपने दरबार में ही रख लिया। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपकी पाठ्य पुस्तक का दूसरा पार्ट। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।